हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ ज़ेबा बख्तियार और आज की जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की 5 क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस करवाई हूँ वो 25 जून 2025 की 5 क्वेश्चंस है। लेकिन आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड की तो है, बट ये जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुई थी 31 दिसंबर 2025 मॉर्निंग शिफ्ट की 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ये सारा क्वेश्चन, ये जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसके सारे टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी 5 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन रहेगी और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो न्यू इस बार के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, मैं एक एक ऑप्शंस को आपको बताती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा, द कैपेसिटी, ऑप्शन 1 है द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट और ऑन थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। इसका मतलब क्या है, जब हम सोचते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप थिंक करते हैं, आपके अंदर जो सोचने, है ना, आप दिमाग के प्रोसेस से जब ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, आप थिंकिंग करते हैं, आप जो थिंकिंग करते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड का यूज करते हैं। तो क्या ये एक मेटाकॉग्निशन है? द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट और ऑन थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। जब हम अपने दिमाग के प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मुझे ये टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, है ना, मैंने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं, ऐसे माइंड में मैं अपनी बात को लाती हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं कि माइंड का भी यूज कर रही हूँ। तो वो यहाँ पे बोले कि जो आपका सोचने की जो कैपेसिटी है, जो आप खुद से सोचते हैं, क्या वो मेटाकॉग्निशन है? ऑप्शन 1 बोल रही है। तो हाँ, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन 1 सही है। यहाँ हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट और ऑन थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। जो आप सोचते हैं, है ना, अपने किसी किसी भी चीज के बारे में, कि मेरे एग्जाम आ गया, मैं इसको अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, जो माइंड यूज करते हैं, है ना, दिमाग यूज करते हैं, क्या वो मेटाकॉग्निशन है? बिल्कुल, क्योंकि मेटाकॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? मेटाकॉग्निशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोल आवर ऑन कॉग्निटिव एंड मोटिवेशन प्रोसेस। क्वेश्चंस क्या बोल रही है कि जो मेटाकॉग्निशन है ना, जो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, जो मेटाकॉग्निशन है ना, जो मेटाकॉग्निशन है ना, क्या ये क्या ये हमारे कॉग्निटिव यानी माइंड और मोटिवेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है? मोटिवेशन प्रोसेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। बिल्कुल सही है। मेटाकॉग्निशन सिर्फ सोचने तक लिमिट नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल भी करता है हम लोगों को, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को, हमारे मोटिवेशन प्रोसेस को। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब क्या? याद रखना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, है ना। और मोटिवेशनल प्रोसेस मतलब क्या? किसी चीज में इंटरेस्ट, फोकस, एफर्ट, ये सब हम लोग मेटाकॉग्निशन के थ्रू ही करते हैं। ऑप्शन बी बोल रही है कि मेटाकॉग्निशन जो है, क्या हमारी मोटिवेशनल प्रोसेस और कॉग्निटिव को कंट्रोल करती है? क्या ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी मोटिवेशनल प्रोसेस और कॉग्निटिव को कंट्रोल करती है? तो ये बिल्कुल सही है। मेटाकॉग्निशन सिर्फ सोचने तक लिमिट नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशनल प्रोसेस को भी कंट्रोल करती है। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या? जैसे हम याद रखते हैं, किसी चीज को समझते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये क्या मेरा कॉग्निटिव प्रोसेस है, माइंड यूज करके करते हैं।
मोटिवेशनल प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना? किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम अपने आप को जैसे मुझे यूजीसी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो मेरे अंदर इंटरेस्ट आएगा, वो मोटिवेशन से आएगा। तो मेटाकॉग्निशन हमारे कॉग्निटिव और मोटिवेशनल प्रोसेस दोनों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना? पढ़ाई से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करूँगी कि नहीं, नहीं मुझे पढ़ना, मुझे यूजीसी क्वालिफ़ाई करना है ना? तो ये सब क्या हो गया? ये मेटाकॉग्निशन है। हम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करके माइंड में सोचे नहीं, नहीं मुझे पढ़ना, मेरे स्टडी से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो मेटाकॉग्निशन मोटिवेशनल प्रोसेस और कॉग्निटिव दोनों को ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न स्टीम फ्रॉम द आइडिया ऑफ fostering a sense of agency and responsibility within a learner. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब टीचर पीपल हाउ टू लर्न, टीच टीचिंग कैसे किया जाए, कैसे लर्न किया जाए कि स्टूडेंट जो है ना वो खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाए। क्वेश्चंस का मतलब यहाँ मैं अच्छे से समझा रही हूँ। Teaching people how to learn is stream from the idea of fostering the sense of agency and responsibility within the learner. क्वेश्चन बोल रही है कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है ना? लर्नर को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है कि स्टूडेंट खुद ही अपना लर्नर जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है? वो वो क्या हो जाए, खुद ऐसा मतलब खुद से ही डिसीजन लेने लगे। टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करना है ना? कौन सा स्ट्रीम, कौन सा आइडिया यूज करना है कि लर्नर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजेंसी आ जाए। खुद से एजेंसी मतलब क्या? खुद से डिसीजन लेना कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूं, है ना? अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करूं, ये लर्नर के माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? मतलब किस तरह से टीचिंग किया जाए, किस तरह से टीचिंग किया जाए कि लर्नर खुद से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है। मुझे खुद ही डिसीजन लेना है अपनी पढ़ाई से रिलेटिव। मुझे मतलब एक स्टूडेंट होता है ना, अपने स्टडी से रिलेटिव सारा डिसीजन लेता है कि नहीं नहीं अब यूजीसी एग्जाम आने वाली है, तो मुझे और 2 घंटा ज़्यादा पढ़ाई करना है ना? मुझे और भी बुक और भी मटेरियल्स को देखना है ना, एग्जाम से रिलेटिव। तो ये खुद ही डिसाइड कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है और ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन डी हम देखेंगे। ऑप्शन डी क्या बोल रही है कि मेटाकॉग्निशन एनी हाउ डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न। अभी हम ऊपर बताए कि टीचिंग पीपल जो है वो टीचिंग पीपल जो है वो क्या करती है, वो सोचती है कि लर्नर को इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाए, कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे लर्न करूँ कि लर्नर खुद से ही रिस्पॉन्सिबल और खुद से ही अपना डिसीजन लेने लगे। ऑप्शन सी बोल रही है बिल्कुल। यहाँ पे नेगेटिव लिखी हुई है कि नहीं, ये भी एक मेटाकॉग्निशन है, ऑप्शन सी। और ये क्या बोली, मेटाकॉग्निशन एनी मतलब मेटाकॉग्निशन जो है ना वो हेल्प नहीं करती है लर्नर को। मेटाकॉग्निशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बोली मेटाकॉग्निशन डज नॉट हेल्प इन टीचिंग पीपल हाउ टू लर्न, मतलब कैसे लर्नर को लर्न करना है वो हेल्प नहीं करती है। मेटाकॉग्निशन गलत है, ये रॉन्ग है। माइंड से ही हम सोचेंगे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करके ही सोचेंगे कि मैं लर्नर को कैसे पढ़ाऊं कि वो खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाए, अपने स्टडी से रिलेटेड खुद से ही डिसीजन ले। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या बोल रहा कि मेटाकॉग्निशन हेल्प नहीं करती है लर्नर को कैसे पढ़ाना है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। मेटाकॉग्निशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लर्निंग लर्निंग हाउ टू लर्न। यहाँ पे मैं एक चीज लिख देती हूँ कि यहाँ पे मेटाकॉग्निशन मेटाकॉग्निशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है जो जो लर्निंग
हाउ टू लर्न, लर्नर को कैसे लर्न किया जाए, ठीक है ना। स्टूडेंट प्लान करता है, अपनी गलती चेक करता है, स्ट्रैटेजी चेंज करता है ना। अगर मेटा कॉग्निशन नहीं होगा तो फिर वो कैसे होगा। तो मेटा कॉग्निशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग हाउ टू लर्न, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे सोचता है कि मैं कैसे कैसे प्लान करूं। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो देखेंगे मेरी गलती कहाँ हो गई है, मैं कौन सा स्ट्रैटेजी चेंज करूँ। जैसे कोई एक बच्चा उसने एग्जाम दिया यूजीसी नेट का और क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या मुझसे गलती हो गई थी, अब कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करूँ। तो ये सब मेटा कॉग्निशन है ना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ई देखते हैं, मेटा कॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन रिलेटेड कंपोनेंट्स। ऑप्शन ई क्या बोल रही है, ऑप्शन ई बोल रही है कि मेटा कॉग्निशन जो है ये सेल्फ रेगुलेशंस नॉलेज, बल्कि यहाँ मैं बता रही हूँ, लिख कर बताती हूँ कि मेटा कॉग्निशन नॉलेज जो है ना वो सेल्फ रेगुलेशंस कंपोनेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल ये भी सही है, सेल्फ रेगुलेशंस कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ई भी सही है, तो ऑप्शन डी हटा दे, ए बी सी हमारा आंसर डी हो जाएगा। द कैपेसिटी टू थिंकिंग अबाउट आवर ऑन थिंकिंग मेटाकॉग्निशन, बिल्कुल सही। हम लोग जो सोचते हैं है ना वो मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मोटिवेशनल प्रोसेस और कॉग्निटिव को प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सही। मेटाकॉग्निशन जो है वो हेल्प करती है कि लर्नर को कैसे लर्न करना है, बिल्कुल सही। और यहाँ लिख दी कि नहीं मेटाकॉग्निशन जो है वो हेल्प नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। हेल्प करती है, लर्नर देखता है कि टीचिंग पीपल हाउ टू लर्नर, है ना, मतलब कैसे पढ़ाई के लर्नर खुद से रिस्पॉन्सिबल, खुद से डिसीजन लेने लगे, है ना। क्या गलती हुआ मुझसे, मैं क्या प्लान बनाऊं, किस तरह का स्ट्रैटेजी यूज करूं अपने स्टडी के लिए, तो मेटाकॉग्निशन हेल्प करता है। जबकि डी बोल रही कि नहीं हेल्प करता, तो ये गलत है। मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन आर रिलेटेड कंपोनेंट, बिल्कुल मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो ए बी सी ई ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज arrange the flowing psychomotor domains of development from simple label to more complex। सबसे पहले हमको साइकोमोटर डोमेन का मतलब समझना होगा कि वो क्या है, उसके बाद में आगे बताती हूँ। साइकोमोटर डोमेन्स क्या है। साइकोमोटर डोमेन जो है ना, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, हैंड स्किल, फिजिकल स्किल, या जब हम दिमाग माइंड को भी यूज कर रहे हैं और प्लस बॉडी को भी यूज करके कोई काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोमोटर डोमेन, है ना। जो लर्निंग हमारे फिजिकल एक्शंस और स्किल से रिलेटेड होती है उसे ही साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। मतलब जो लर्निंग मतलब हम लर्न कर रहे हैं, और लर्न में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन भी कर रहे हैं, प्लस स्किल भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के लर्निंग को साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बोल सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल में जाना है। तो साइकोमोटर डोमेन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो लेवल होता है वो परसेप्शन होता है।
परसेप्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेंस का यूज करते हैं, है ना। देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं कि एक्शन करने के लिए मुझे क्या 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 करना होगा, है ना। तो परसेप्शन में पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं, है ना, कि कैसे काम करना होगा। उसके बाद सेट करते हैं। सेट का मतलब क्या, मेंटल और फिजिकल रेडनेस, मतलब मैं बता रही हूँ काम करने के लिए रेडी होना। कि अब हम चलते हैं, पहले तो मैंने ऑब्जर्व किया, है ना, परसेप्शन किया, देखा, फील किया। उसके बाद हम सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे भाई, कि कैसे काम करना है ना। काम करने के लिए अब रेडी हो जाना कि अब हमको बस अब रेडी है, अब चलो हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, है ना, किसी के गाइडेंस में काम करेंगे। पहले तो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे आपको यूजीसी एग्जाम क्लियर करना तो आप पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ये एग्जाम कैसी है ना, किस तरह का लेवल है। उसके बाद अब आप सेट करेंगे कि नहीं नहीं अब मुझे एग्जाम देना ही है, लेकिन एग्जाम देने के लिए मुझे गाइडेंस की जरूरत है ना। मुझे एग्जाम देने के लिए गाइडेंस की जरूरत है। तो अब तुम क्या करोगी, गाइडेंस की जरूरत है तो, है ना। तो अब तुम क्या करोगी, किसी से गाइडेंस लोगी, यानी मैकेनिज्म यूज करोगी। मैकेनिज्म्स का मतलब क्या, मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो हो सके हम किसी ऐप में सब्सक्रिप्शन ले लें, है ना। या मैम मेरे पास क्लास ले ले, मैम से क्लास ले लेती हूँ, है ना। या किसी टीचर से एडवाइस ले लेती हूँ कि कौन सा बुक यूज़ करूँ, क्या क्या कैसे मुझे मटेरियल पूरा अरेंज करना है ना। तो किसी गाइडेंस के थ्रू ही मैं कर सकती हूँ ये। तो या तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है वहाँ पर देखूंगी, या मेरे पास क्लास करेंगे, या फिर हो सकता है कि किसी ऐप पर आप क्लास करेंगे, यानी आपने मैकेनिज्म यूज़ किया, है ना। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, अब हाईली स्किल परफॉर्म करेंगे। अब लास्ट में आप एग्जाम देने जाएंगे। रिस्पॉन्स, सबसे पहले आपने परसेप्शन, आप ये याद करने का एक ट्रिक है, इस तरह से याद दिमाग में माइंड में बैठाना है कि साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो मान लो कि आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है, तो आप पहले आप देखोगे कि एग्जाम कैसा है, हार्ड है, इजी है, किस लेवल का है ना। उसके बाद आप सेट करोगे नहीं मुझे अब एग्जाम देना ही है, इसके लिए मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो गाइडेंस के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल उसको देखेंगे, या किसी ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, या फिर आप मेरे पास आएंगे, है ना, कि मैम ये क्लास करा दे मुझे, ठीक ना, या मैम पास जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जब आप आपने क्लास वगैरह ले लिया तो अब आप क्या करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स लेवल आएगा, यानी आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल माइंड में बैठा के याद करना है। परसेप्शन, स्टेट, गाइडेंस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कम एरर होना चाहिए, मतलब एरर कम कैसे होगा, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये क्या है, रिलायबिलिटी। और ये रिलायबिलिटी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना। पहले हम रिलायबिलिटी का मतलब समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सेम, सेम मतलब बार बार टेस्ट लो, सेम रिजल्ट आना। बार बार, बार बार टेस्ट लेने से सेम ही रिजल्ट आएंगे, सेम ही रिजल्ट आएंगे। उसको बोलते हैं
रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट, बार बार टेस्ट करो, किसी भी चीज को बार बार टेस्ट करो, उसका सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेरिएबल रिलायबिलिटी मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल एरर, मतलब जो वेरिएबल एरर है ना उसको कम करना। ठीक है, कैसे कम करना? कैसे कम करना? वेरिएबल एरर कम होना चाहिए, मतलब यहाँ ये वेरिएबल है तो यहाँ पे ये ये सही कब होगा? जब मैं किसी चीज को बार बार टेस्ट कर रही हूँ और उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है यानी वो सही है ना। और अगर उसमें एरर हो रहा है तो मुझे एरर को कम करना होगा, तो वेरिएबल एरर को कम करना किसमें होगा? रिलायबिलिटी में। उसके बाद वैलिडिटी को हम लोग समझते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड। वैलिडिटी का मतलब होता है हम जिस चीज को मेजर करने चाहते हैं, हम जिस चीज को मेजर करते हैं, मतलब हम जो टेस्ट टेस्ट जो मेजर करते हैं, मेजर करना चाह रहे हैं या करते हैं, वही मेजर करते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या है? जिस टेस्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसी टेस्ट को मेजर कर रहे हैं, है ना। गलत गलत चीज को मेजर नहीं होना चाहिए, गलत चीज को मेजर नहीं होना चाहिए। जिस चीज को टेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, वही चीज को मेजर करना चाहिए, यानी वो वैलिडिटी है। ठीक है, वो वैलिडिटी है। जिस चीज को टेस्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट एरर कहने का मतलब है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं उसी को मेजर करना चाहिए। ठीक है, मतलब गलत चीज मेजर नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिकली गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट एरर कम होना चाहिए। कांस्टेंट एरर को हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट एरर मतलब सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं उसी चीज को टेस्ट करना चाहिए। जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं, है ना, जिस टेस्ट को हम मेजर कर रहे हैं उसी को मेजर करेंगे। ठीक है ना, सिस्टमेटिक गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं ए को और हम टेस्ट कर दिए बी को, और अगर हम टेस्ट करने जा रहे हैं ए को, है ना, हम टेस्ट करने जा रहे हैं, हम मेजरमेंट किसका करने जा रहे हैं? ए को, और हमने जाके कर दिया बी को, तो ये मेरा हो गया कांस्टेंट एरर, और ये कांस्टेंट एरर को ही कम करना है। तो ये वैलिडिटी बी का 2। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पर्सनल एरर को कम करना। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि मैं किसी भी चीज को जज इस बेसिस पे ना करूं, क्योंकि वो मेरे पर्सनल है ना, पर्सनल बायस ना होकर किसी भी चीज को जज करूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है हर पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल पर्सनल बायस बायस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी में मुझे पर्सनल एरर को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स का यूज होता है रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, है ना। नॉर्म्स का यूज होता है
किसी भी रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। स्टूडेंट का स्कोर कंपेयर होता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्म्स को यूज करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन की गलती कम होनी चाहिए, यानी जब हम नॉर्म्स का यूज करते हैं किसी भी रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, तो वहां पर आपको इंटरप्रेटिव एरर कम करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। एक बार मैं फिर से यहाँ समझा देती हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कॉन्सिस्टेंसी या कॉन्सिस्टेंट। मतलब कि जब हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट बार बार सेम आना चाहिए, है ना। यानी वेरिएबल रिलायबिलिटी में वेरिएबल एरर कम होना चाहिए, वैलिडिटी में कांस्टेंट एरर कम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में पर्सनल एरर कम होनी चाहिए, नॉर्म्स में इंटरप्रेटिव एरर कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्नर। लर्नर की इफेक्टिव डोमेन क्या है। मैं इसका एक बार डेफिनेशन दूंगी कि इफेक्टिव डोमेन किसको बोलते हैं, तब मैं आगे जाऊंगी। इफेक्टिव डोमेन जो है, इसको दिया था किसने, क्रॉथवॉल ने। क्रॉथवॉल ने दिया था, इसको क्रॉथवॉल ने दिया था इफेक्टिव डोमेन को। इन्होंने बोला इफेक्टिव डोमेन का मतलब है, इफेक्टिव डोमेन बताता है कि हम चीजों को इमोशनल तरीके से कैसे हैंडल करें। फीलिंग वैल्यूज, इन सब चीज़ों से कैसे हम अब किसी चीज़ को सॉल्व करें, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, है ना, या लर्निंग करना हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इमोशनल वैल्यू और फीलिंग का यूज़ करेंगे। इफेक्टिव डोमेन बताता है कि हम चीज़ों को इमोशनल तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, जैसे फीलिंग का यूज़ कर कर, वैल्यू का यूज़ कर कर, इमोशंस का यूज़ कर कर, एटीट्यूड्स का यूज़ कर कर, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमोशंस का यूज़ करते हैं, एटीट्यूड्स का यूज़ करते हैं, मोटिवेशंस का यूज़ करते हैं, फीलिंग्स का यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इफेक्टिव डोमेन है एक लर्नर के लिए, है ना। लर्नर जब लर्न करेगा, जब वो लर्न करता है एटीट्यूड्स, इमोशन, फीलिंग एंड वैल्यूज के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डोमेन। इसमें से कौन सा इफेक्टिव डोमेन है, तो पहले हम ये देख लें, उसके बाद ये देखेंगे। क्रॉथवॉल ने दिया था इफेक्टिव डोमेन, किसने दिया था, तो क्रॉथवॉल ने दिया था इफेक्टिव डोमेन, और इन्होंने दिया था आर आर वॉक। फर्स्ट आर से रिसीविंग, सेकंड आर से रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वी से वैल्यूइंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और सी से करेक्टराइजेशन बाय सेट वैल्यू। आर वॉक, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है इनमें से कौन सा इफेक्टिव डोमेन है। ये है इफेक्टिव डोमेन। स्किल मोमेंट यूज करना साइकोमोटर डोमेन, है ना। इवोल्यूशन और सैंथेसिस जो है ये कॉग्निटिव डोमेन है, ये साइकोमोटर डोमेन है, और ये जो है इफेक्टिव डोमेन है। इफेक्टिव डोमेन में फीलिंग, वैल्यू, इमोशंस इमोशंस
एटीट्यूड्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। सबसे पहले हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब समझेंगे। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, जब स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को परफॉर्म जब स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को फिक्स कर देते हैं क्राइटेरिया सेट कर देंगे या स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो उसको ही बोला जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट किसको बोलते हैं? जब स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को फिक्स कर देंगे या एक क्राइटेरिया बना देंगे या स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, है ना, तो उसको ही बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है और उसमें बोल दिया गया कि अगर आप 35% लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, या कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बोला जाता है कम से कम 45 मार्क्स आएंगे तब आप पास करेंगे, तो ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को बोला जाता है डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को बोला जाता है डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग, तो ऑप्शन ए तो सही है। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल, इसको ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट भी बोला जाता है, ये भी सही है। इट्स प्रिंसिपल यूज आर इन मास्टरी टेस्ट, बिल्कुल, इसका कीवर्ड क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का कीवर्ड है, यहाँ पे मार्क्स को हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, क्राइटेरिया बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और ये मास्टरी लेवल का टेस्ट है, बिल्कुल सही। इट इज ए यूजफुल टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप, ये गलत है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया का काम होता है फिक्स क्राइटेरिया चेक करना। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का काम होता है फिक्स क्राइटेरिया को चेक करना, है ना, ग्रुप के अंदर रैंक कंपेयर करना, है ना। लेकिन ये जो है ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम लोग ऐसा करते हैं, है ना, एक मिनट, यहाँ पे हम दोनों डिफरेंस बता रहे हैं, CRT, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया बनाते हैं, क्राइटेरिया बनाएंगे, है ना, और यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया को फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड चेक जिसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड चेक। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रैंक देते हैं, है ना, इंडिविजुअल को लेकर ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं, रैंक देते हैं, है ना, रैंक देके अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन करेंगे कि इंडिविजुअल को लेकर अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन करते हैं, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, तो ऑप्शन डी नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन 4 जो है वो सही नहीं है।